गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। अंजलि, सौरभ, महिमा, आलोक, मोहम्मद, एवरीवन वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दें। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों के पास? सब कुछ बेहतर है, सब कुछ क्लियर है। नमस्कार, राम राम, वालेकुम अस्सलाम। चलिए मेरे भाई, शुरुआत करेंगे क्लास की। बिल्कुल, आप इंजीनियरिंग से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने साइंस बैकग्राउंड से कुछ किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कॉमर्स से हैं, आप आर्ट साइड से हैं, आपने क्या कुछ पढ़ा लाइफ में या कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की फील्ड में आते हैं तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ता है। कहीं पर आपके लिए पॉजिटिविटी है तो कहीं नेगेटिविटी है, कहीं पर आप थोड़ा सा एज लेंगे यानी फायदा रहेगा, कहीं पर तो नुकसान भी होगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इकोनॉमिक्स को आज से पहले कभी नहीं पढ़ा, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने कभी कोई और सब्जेक्ट भी नहीं पढ़े होंगे। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, तो हर एक चीज हमें बेहतर तरीके से करने का प्रयास करना है। जहां पर हम सीख चुके हैं, ऑलरेडी जानते हैं काफी कुछ, वहां थोड़े कम एफर्ट्स कर सकते हैं, लेकिन जहां पर हमें कुछ नहीं आता वहां ज्यादा एफर्ट्स कर सकते हैं। फिलहाल सवाल मेरा यही है कि हम जो कुछ भी करें वो ऐसा करें कि सर एग्जाम ओरिएंटेड हो, हमारे एग्जाम के हिसाब से हो। एग्जाम में हम किस तरह सिलेक्शन ले सकते हैं, किस तरह अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, उसको लेकर हम बात करें। और आज की क्लास में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं इंडियन इकोनॉमी का कंसेप्ट। चलिए भाई, नंदनी, दुबे, आलोक शर्मा, गौरव, राम, सब कुछ नमस्कार, राम राम। चलिए मेरे दोस्त, शुरू करेंगे आज की क्लास को। लेकिन पहले मैं आप लोगों से बात करूं उससे पहले दो तीन बात आप मेरी सुन लीजिए ध्यान से, क्योंकि किस तरह हम क्लासेस करेंगे। बिल्कुल प्रशांत भाई, क्लास लाइव हो चुकी है और आप लोग अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरी बात को ध्यान से सुनने के लिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि हमारे पास जो सिलेबस है बेसिकली, उसके अंदर हमें पढ़ना है इंडियन इकोनॉमी को लेकर, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विषय में। और इसी को हम इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स कहते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था कहेंगे। जब हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो सबसे पहले आपके पास कुछ पॉइंट होने चाहिए। देखो, एक बात हमेशा याद रखना कि जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तब तक आप कुछ समय के लिए तो थोड़ी बहुत चीजें याद कर सकते हो। आप हो सकता है कि फैक्ट याद कर लो, लेकिन अगर कोई सवाल जो कंसेप्ट के बेस पर होगा, वो कंसेप्ट क्लियरिटी के बिना पॉसिबल ही नहीं कि आप उसे सॉल्व कर सके। पहली बात जरूरी है कि जब आप इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे मेरे साथ, तो आपको दो चीजें करनी होंगी। बहुत सारे फैक्ट्स भी हैं जो ऑब्वियस है, आपको सीधे सीधे याद करने होंगे, जो तथ्य कहलाते हैं हिंदी में। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि आरबीआई का हेड ऑफिस मुंबई में है, अब ये एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। अगर मैं कहूं देश की राष्ट्रीय आय की गणना एक सीएसओ नाम का संगठन करता है हर साल, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि हमारे देश में जो शेयर बाजार है वो रेगुलेट करने का काम सेबी का होगा, एक संस्था है एसईबीआई के नाम से, तो आप कहेंगे बिल्कुल होगा ऐसा। तो बहुत सारे हमारे फैक्ट होंगे जिनको आपको सीधा सीधा याद करना है। लेकिन दूसरा, हमारे पास बहुत सारे कंसेप्ट होंगे, उन कंसेप्ट को भी क्लियर करके चलना है भाई हमें क्लास में। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं कहूं कि हमारी जो डिमांड की लाइन है, अमूमन आप लोगों ने देखा या सुना होगा कि जनरली जब हमारे प्राइस इंक्रीज करते हैं तो डिमांड डिक्रीज करती है, जब प्राइस डिक्रीज करते हैं नॉर्मली तो डिमांड इंक्रीज करती है। भाई, जो महंगा होता है उसकी डिमांड कम हो जाती है, जो सस्ता होता है जनरली उसकी डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसा क्यों होता है कि जब कोई चीज महंगी हो जाती है हम उसे खरीदना कम कर देते हैं, सस्ती हो जाती है तो उसे खरीदना ज्यादा कर देते हैं, इसके पीछे कोई लॉजिक, कोई कारण, कोई वजह हो सकती है क्या? तो ये आपके पास एक प्रॉपर कंसेप्ट हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि हमारे देश में कि शेयर बाजार होता है, लेकिन शेयर काम कैसे करता है, शेयर के प्राइस बढ़ते कैसे हैं, शेयर के प्राइस कम कैसे होते हैं, इससे हमें किस तरह प्रॉफिट होता है, ये आपका पूरा कंसेप्ट हो जाएगा। तो आपको फैक्ट भी याद करना है और आपको कंसेप्ट को भी समझना है, ये याद रखिएगा पहली बात। दूसरी बात, इकोनॉमिक्स में एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वो आपके पास है इकोनॉमिक का करंट डेटा। क्योंकि आजकल एग्जाम में जो सवाल हमेशा रहे हैं, वैसे अपडेटेड वर्जन आता रहता है इकोनॉमी का जो करंट डेटा है। कई बार सवाल को डेटा के आधार पर पूछ लिया जाता है, समझने की जरूरत है। सर करंट डेटा कहां से होगा? तो अलग से कुछ नहीं करना आपको, एवरीथिंग इन क्लास, सब कुछ क्लास में होगा। बिल्कुल करना है प्रेम कुमार भाई। बात यह है सर करने की, यहां पर करंट इकोनॉमी का डेटा का मतलब, जैसे कि देखो, हर साल एक इकोनॉमिक सर्वे नाम से रिपोर्ट आती है, हर साल बजट आता है, आरबीआई की हर कुछ टाइम के बाद रिपोर्ट्स आती रहती हैं। नीति आयोग, आप लोगों ने सुना होगा ये नाम, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है इंडिया के अंदर, इसकी रिपोर्ट आती रहती है। कई बार वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आती है, मतलब अलग अलग रिपोर्ट्स आती हैं और उन रिपोर्ट्स के अंदर अलग अलग डेटा दिया जाता है। महंगाई को लेकर डेटा होगा, गरीबी को लेकर डेटा होगा, बेरोजगारी को लेकर डेटा होगा, और जो इस तरीके के डेटा होंगे, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, इन सब को लेकर जो रिसेंटली अपडेटेड वर्जन होगा, तो मेरी भाई याद रखो, अभी सारी बात मैं बताऊंगा, अभी आपको कोई कमेंट नहीं करना है। जब तक मेरी बात चलेगी आप सुनेंगे, आप कमेंट करोगे तब मैं देखूंगा आपकी तरफ। तो इकोनॉमी का करंट डेटा आपको यहां मिल जाएगा, लगभग याद रखना। मेरी बात समझो पहले भाई। तीसरी बात देखो, याद रखना है आपको सर, यहां पर नोट्स के रिगार्डिंग क्या करना है हमें और क्लासेस कितनी होंगी। देखो, जो लगभग आपके एग्जाम में सिलेबस आता है, इस पूरे सिलेबस को करने के लिए लगभग 35 प्लस क्लासेस की हमें जरूरत पड़ेगी, यानी कि लगभग 30, 32, 35 के रेंज में हमें नंबर ऑफ क्लासेस चाहिए होंगी। इसलिए आपको थोड़ा सब्र करना है, इंतजार करना है,
पेशेंस रखना है कि सर इतनी क्लासेस करेंगे तब हम इकोनॉमी में इतना जान पाएंगे कि हमारे एग्जाम में जो आएगा वो लगभग कवर हो जाएगा। एक बात याद रखना। उसके अलावा एक बात और याद रखना कि सर मार्केट से कोई बुक लेनी है भाई, तो मैं आपको बता दूं, देखो दो बुक आती हैं। एक रीडिंग बुक आती है, यानी इकोनॉमी की रीडिंग की बुक लेनी है कोई, तो मैं आपको कह दूं कि देखो आपको अपने लेवल के अकॉर्डिंग, क्योंकि ऐसी कोई बुक नहीं लेनी, ध्यान रखना, आपको रीडिंग करने के लिए कोई बुक नहीं लेनी है। यानी मार्केट में इंडिविजुअली ऐसी कोई बुक नहीं जो आपके लेवल पर इकोनॉमी को बताती हो, क्योंकि या तो कंप्लीट लेवल आता है। अब जब कंप्लीट लेवल होगा तो उसमें यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं, उसमें स्टेट पीसीएस के एस्पिरेंट होते हैं, टीचिंग एग्जाम वाले एस्पिरेंट होते हैं। तो बेसिकली हमें उस किताब को नहीं पढ़ना, किताब बहुत लंबी है, बहुत लेंदी है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज बहुत टेक्निकल होती है जो किताबों को पढ़कर आपको समझ में नहीं आने वाली, इसीलिए आपको टीचर की रिक्वायरमेंट है। तो मेरी भाई याद रखना, बिल्कुल पवन भाई रेगुलर क्लासेस चलेंगी। अब बात आती है सर प्रैक्टिस बुक की। बिल्कुल आप अपने अकॉर्डिंग, अब आपको जो पसंद हो, ऐसा नहीं कि कोई मार्केट में एक बुक है, जैसे आप चाहो तो आप बिल्कुल प्रैक्टिस बुक ले सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो प्रैक्टिस बुक लीजिएगा। आकाश भाई सुन लीजिए, बस ध्यान से पढ़ लीजिए। और प्रैक्टिस बुक जनरली कब लेते हैं? जब हमारा आधा सिलेबस हो जाता है। आप पूरा जीएस का एक सेगमेंट आता है, आप उसकी प्रैक्टिस बुक लें, जिसमें हिस्ट्री भी हो, पॉलिटी भी हो, ज्योग्राफी भी हो, इकोनॉमिक्स भी हो, साइंस का सेगमेंट भी हो, और आप उन सारी प्रैक्टिस को, जो पीवाईक्यूज हैं आपके, वो सॉल्व करें, जो एमसीक्यूज हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, उन्हें करें। यानी कि आप प्रैक्टिस बुक तो लेंगे लेकिन रीडिंग बुक कोई भी नहीं लेंगे। चलिए मेरे भाई ध्यान से समझना भाई। अब हम बात करते हैं, यहां पर एक और चीज बात समझने की है सर, कि जब हम इस बात को करें कि सर यहां पर हमने बुक्स तो नहीं लेनी, अब हमारे पास एक और पॉइंट आता है कि सर नोट्स का क्या करना है। नोट्स को लेकर क्या करना है? देखो दो तरीके हमारे पास हैं। वैसे हम आपको यहां पर एक फुल नोट्स अपलोड करेंगे, फुल नोट्स हिंदी प्लस इंग्लिश, यानी एक हिंदी में और एक इंग्लिश में, आपको दोनों नोट्स आपको पूरे अपलोड करेंगे इकोनॉमी के। ठीक है भाई, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग आपको ये फुल नोट्स जो है वो मिल जाएंगे। अगर नहीं मिले तो आज ही मिल जाएंगे, अदरवाइज शायद आपको मिल चुके होंगे, उसको हम एक बार अपलोड देखेंगे। अब मेरी बात समझना, तो यहां पर आप क्या कहोगे कि सर हिंदी और इंग्लिश के फुल नोट्स होंगे, ध्यान से। तो अब आपके पास होता है क्या, इकोनॉमी को ना आप एक बार फिक्स करके नहीं रख सकते। अगर आप ये नोट्स लेते हैं कि आपको लिखना ना पड़े, नोट्स को आप डाउनलोड कर लेते हैं, प्रिंट आउट कर लेते हैं, तो हर क्लास में आपको वो नोट्स रखने होंगे साथ में, क्योंकि इकोनॉमी का जो डेटा है, जो करंट डेटा है, वो कई बार बदल जाता है। जैसे कि हम पढ़ेंगे रेपो रेट, हो सकता है मैं आज रेपो रेट कुछ बताऊं, कल रेपो रेट कुछ और हो जाए, कुछ महीनों के बाद सीआरआर का एक रेट होगा, एसएलआर का एक रेट होगा, ये सारे रेट जो है हमारे बदल सकते हैं। तो इसीलिए इकोनॉमी में डेटा बेस्ड कंटेंट भी होता है, आपको ये नोट्स अपने पास रखने होंगे, उससे आपका ये काम चलेगा। अदरवाइज आप क्लास में भी साथ साथ खुद ही नोट्स बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है भाई, तो ये सारी बातें आपके पास हो गई। और एक फाइनल बात मैं यही कहूंगा कि भाई हमेशा याद रखना, एग्जाम पास करने के लिए पहले और आज वक्त कितना भी बदल जाए, हमेशा कंटेंट ही सुपीरियर है। जिसके पास कंटेंट नहीं होगा, याद रखना, वो कभी सिलेक्शन नहीं ले सकता। आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लें, आप कितने भी पीवाईक्यू सॉल्व कर लें, कितनी भी बुक्स को रीड कर लें, आपको कंटेंट क्लियर करना होगा। यानी आपको वो सीखना पड़ेगा कि किस क्वेश्चन का आंसर किस तरह दिया जाएगा, और उसके लिए कंटेंट बनाना पड़ेगा। तो कंटेंट ही सुपीरियर रहेगा, उसी को तैयार करना है। तो अगली 30-35 क्लास से हम लोग मिलकर कंटेंट तैयार करते हैं, उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए, और फिर देखिए कि कोई सवाल इकोनॉमी का आपका मिस नहीं होगा, छूटेगा नहीं। लेकिन बस पेशेंस रखिए, लगातार पढ़िए। तो ये थी बात मेरी तरफ से। अब हम शुरू करेंगे पहला चैप्टर इंडियन इकोनॉमी का। बेसिकली याद रखना, पहला चैप्टर कोई नहीं है भाई। पहला चैप्टर का मतलब ये है कि मैं एक चैप्टर क्रिएट करता हूं अपनी तरफ से, उसका नाम है बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर बात समझ में आ गई हो तो यस कह दो एक बार सभी। अब ये जो बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स होंगी, इस बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन, यानी हमारी जो पूरा का पूरा इकोनॉमी है हमारी, उसकी कुछ जरूरी बातों को जानने का प्रयास करते हैं। तो हम आज पहली शुरुआत करेंगे, तो आपको कंटेंट पे ही पूरा फोकस करना है, कंटेंट के साथ ही आगे बढ़ना है। तो चलें भाई शुरू करें। तो आज हम पहला चैप्टर लेते हैं, उसका नाम है बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी अर्थशास्त्र का परिचय। बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अभी आराम से चलिएगा, बहुत आराम से चलिएगा। वाला बनाना है, बिल्कुल डेली वाला बना सकते हो, लाइव क्लास में बना सकते हो, आप चाहो तो अपलोड कर सकते हो, आपकी मर्जी है, जैसे आप चाहो, बढ़िया तरीके से आपको करना है, बस ये ध्यान से सुन लो। अब देखो एक बात समझने की जरूरत है, हमेशा क्या होता है, मैं एक बात कहकर चलता हूं, देखो किसी भी क्वेश्चन का ना एक आंसर नहीं होता। कई बार हम ये देखेंगे कि भाई मान लीजिए कि हमारे पास कोई ऑप्शन है जिसके 4 ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन के। कई बार ऐसा होगा हमारे साथ कि अगर हम एक क्वेश्चन का आंसर एक बार करेंगे, हो सकता है कि अगली बार उस क्वेश्चन का आंसर कुछ और हो सकता है कि तीसरी बार उस क्वेश्चन का आंसर कुछ और हो। आप कहेंगे सर जब एक ही क्वेश्चन है तो उसके आंसर 2 या 3 कैसे हो सकते हैं, समझ लो। देखो जब आप इकोनॉमी पढ़ते हैं ना, हर सब्जेक्ट को पढ़ने का अपना एक पैटर्न होता है, हर सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका अलग होता है। जो इंडियन इकोनॉमी है ना, इसके आंसर फिक्स नहीं होते।
यहां पर ये होता है बेसिकली कि आपको प्रायोरिटी देनी पड़ती है। मान लीजिए कि आपके पास 4 ऑप्शन आते हैं, तो उनमें से आपको ढूंढना पड़ता है कि इनमें से सही ऑप्शन क्या होगा या इनमें से गलत क्या होगा। तो कई बार हम देखते हैं कि जब हम 4 को कंपेयर करते हैं तो जिसको हमने सही मान लिया, अगली बार हो सकता है उससे भी बेहतर ऑप्शन हमें अवेलेबल हो क्वेश्चन में, तो फिर हम उसे आंसर मानेंगे। ऐसा हम बहुत बार एग्जाम में देखेंगे कि सर इसीलिए क्या होता है कि जब हम रट कर जाते हैं ना चीजों को, तो रटने से क्या होगा, हम हर बार एक ही आंसर बनाएंगे, लेकिन एक आंसर एक बार सही होगा और वही क्वेश्चन दूसरी बार गलत हो जाएगा। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें, मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि इंडिया में करेंसी कौन इश्यू करता है। आपसे कहा जा रहा है मान लीजिए सवाल में कि इंडिया में करेंसी को इश्यू करने वाला आरबीआई होता है, आईआरडीए होता है, समझना ध्यान से, सेबी होता है, या इसके अलावा पीएफआरडीए होता है। अब यहां पर अगर ये कहा जाए कि इंडिया में करेंसी कौन इश्यू करता है, तो आपका आंसर होता है बेसिक तौर पर कि ये काम करने की जिम्मेदारी आरबीआई की है। लेकिन अगर अगली बार यही सवाल पूछ लिया जाए कि हमारे देश में करेंसी कौन इश्यू करता है, आईआरडीए करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, भारत सरकार यानी, सेबी करता है, या इनमें से कोई नहीं करता। अब जनरली आपने इस बात को ये रट लिया था कि आरबीआई करेंसी इश्यू करता है। अगर ऐसा करा आपने तो आपको लगेगा कि सर आरबीआई के अलावा तो कोई नहीं है, तो इसका मतलब होना चाहिए नन ऑफ दीज। लेकिन ये गलत है मेरे भाई, आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमने पहली बार में, मान लीजिए ऑप्शन आ गया, आपने कहा ठीक है सर आरबीआई था तो आरबीआई माना, यहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माना। लेकिन अगर मैं कह दूं कि बताओ करेंसी कौन इश्यू करता है और 4 ऑप्शन है, जिसमें एक ऑप्शन है आरबीआई, एक ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक ऑप्शन है सेबी और एक ऑप्शन है पीएफआरडीए। अब आप कहेंगे कि सर यहां पर इसका मतलब यह है कि इस क्वेश्चन में मैं चाहे तो आरबीआई लगा दूं, चाहे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगा दूं, दोनों ठीक है। ये कहता है आरबीआई ठीक है, ये कहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ठीक है। अब कोई स्टूडेंट लगाकर आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कहेगा सर आपने ही तो पढ़ाया था। कोई कहेगा नहीं आरबीआई लगाते हैं, कोई कहेगा आपने ही पढ़ाया था। मेरे भाई बात सोचने की है, जब यहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिया है तो उससे बेहतर आंसर जो है वो आरबीआई होगा, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लगाना, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लगाना। मैं यही सवाल पूछ लूं आपसे कि बताओ करेंसी कौन इशू करता है इंडिया में, और 4 ऑप्शन दे दूं, उसमें एक नाम हो बीआरबी एनएमपीएल, बीआरबी सीडीएसएल, बीआरबी आईएसएलसी, या इनमें से कोई नहीं। अब आप कहेंगे सर हमने तो ये पढ़ लिया है कि करेंसी को इश्यू करने वाली या तो सरकार होती है या आरबीआई होता है, पर इस सवाल में तो ना सरकार है ना आरबीआई है। अब ये सवाल क्या करोगे फिर, या तो इस सवाल को आप छोड़कर आ जाओगे। ध्यान रखना मेरी बातें, आज पहला दिन है, पहली क्लास है, इसलिए मैं आपको हाईलाइट टारगेट कर रहा हूं बार बार कि सीखना क्या जरूरी है। तो आप कोई स्टूडेंट या तो इस सवाल को छोड़ देगा या फिर हो सकता है वो इसको अटेम्प्ट कर ले। तुक्के में ठीक हो गया तो सही है, वरना तो अगर गलत हो गया तो क्वेश्चन जाएंगे। अब होता क्या है, देखो हमारे पास अगर ठीक कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो देखो क्वेश्चन छोड़ने के भी नंबर जाते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई हमने गलत नहीं किया, खुश हो रहे हैं, तो भाई ये बात याद रखो कि अगर आप कट ऑफ तक नहीं पहुंचे तो छोड़ना या गलत करना कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पर मुझे बताओ कि इतना क्या होगा, तो आप कहोगे सर अब तो नन ऑफ दीज लगाने की संभावना नहीं। मैं आपको बता दूं इसका आंसर फिर ये हो जाएगा। आप कहोगे सर क्यों, ये इसलिए हो जाएगा भाई, ये इस वजह से होगा क्योंकि आरबीआई एक्चुअली खुद कोई काम नहीं करता होगा। आप सोचो ना जरा, आरबीआई इतनी बड़ी संस्था है कि खुद जाके थोड़ी नोट प्रिंट करती होगी। आरबीआई के अंदर एक कंपनी जिसका नाम है, सुनना ध्यान से, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। नोट मुद्रण यानी नोट बनाने वाली ये वो कंपनी है जो इसको काम को करती है, तो ये काम आरबीआई में होगा। अब आपने कहा सवाल की जब उसने लेंथ पूछी तो अब हमें पता चला कि सर इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन है, और हम देख रहे हैं लगातार कि इंप्रूवमेंट ही आ रहा है एग्जाम में। ऐसा नहीं कि क्वालिटी कम हो रही है, कई बार ऐसा 2 स्टेटमेंट आएंगी, अब 2 स्टेटमेंट के बाद क्वेश्चन बनेगा, हो सकता है 3 स्टेटमेंट आ जाए फिर क्वेश्चन बने, तब क्या करोगे, तब अब ये दोबारा से थोड़ी आओगे इकोनॉमी पढ़ने। तो एक बार पढ़ना है, बेहतर तरीके से पढ़ना है, पूरे कंसेप्ट को क्लियर करना है, बस फिर क्वेश्चन चाहे एक स्टेटमेंट में हो, 2 या 3, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें हर एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन हमारा तैयार होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि बात मेरी समझ में आ गई होगी आपको। अगर आ गई है तो बिल्कुल यस आपका कमेंट चाहिए बढ़िया से, और अब हम इसको आगे लेकर चलने का प्रयास करेंगे सर। तो आज हमने ये सीखने का प्रयास किया कि जब तक कंटेंट नहीं होगा तब तक मजा नहीं आएगा, दम नहीं होगा। ठीक है, एक बार यस का कमेंट करो भाई, यस का कमेंट करो। चलो भाई, तो अब हमने क्या सीखना है, सबसे पहले देखो मैं आपको समझाता हूं यहां पर कि जब हम इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे और इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस को लेकर पढ़ेंगे, इसके बेसिक कंसेप्ट को लेकर पढ़ेंगे, तो हमारे पास 2 चीजें आती हैं। सबसे पहले आता है इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या होगी, यानी अगर मुझे इकोनॉमिक्स को डिफाइन करना हो, यानी अर्थशास्त्र का अर्थ क्या हो सकता है, इकोनॉमिक्स मींस क्या होता है, लिखेंगे भाई अर्थशास्त्र का अर्थ। देखो एक बात और याद रखना है
इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसे बहुत बार स्टूडेंट शुरू करने से पहले ही सोच लेते हैं कि हमसे नहीं होगा, थोड़ा सा बोरिंग रहेगा, किताबों की तरह से पढ़ेंगे तो बिल्कुल बोरिंग है और फिर आपसे कुछ नहीं होगा। मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली बताने का प्रयास करूंगा, ध्यान से सोचिए। हमारी लाइफ में अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है ना जो एट ए टाइम हर समय इस्तेमाल हो रहा है, हर समय उपयोग हो रहा है, तो वो आपका इकोनॉमिक्स ही है। कैसे? सोचिए, हमारे परिवार में कोई दिन के हिसाब से कमाता है, कोई महीने के हिसाब से, कोई सप्ताह के, तो कोई साल के हिसाब से कमाता है। हर एक व्यक्ति की अपनी कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम होती है, आप मानते हो? हर परिवार की अपनी कोई सोर्स ऑफ इनकम है। सैलरी से पैसा आ रहा है, किसी के यहाँ किराए से पैसा आता है, किसी के यहाँ ब्याज का पैसा आता है, तो कहीं बिजनेस का प्रॉफिट आता है। हर एक इंसान कहीं ना कहीं से पैसे को लेकर आता है, पैसे को रिसीव करता है। चाहे वो कोई एक सोर्स ऑफ इनकम हो, चाहे वो दो सोर्स ऑफ इनकम हो, चाहे वो महीने के 10,000 हो या महीने के 50,000, हर फैमिली में पैसा आता है। माता पिता लेकर आते हैं, भाई बहन लेकर आते हैं। अब ये जब पैसा आता है तो ये पैसा फिर चला जाता है। यह पैसा फिर अलग अलग चीजों में खर्च हो जाता है। कुछ पैसा हमारी जरूरतों को पूरा करने में चला जाता है, कुछ पैसा हमारी एजुकेशन हेल्थ में चला जाता है, कुछ पैसा हम बिजनेसेस में लगा देते हैं, कुछ पैसा हम फ्यूचर के लिए सेव करके रख देते हैं। हर कोई इसको काम को करता है। हर एक व्यक्ति, हर एक फैमिली में ऐसा होता है। हर एक बिजनेस के अंदर भी ऐसा होता है कि अलग अलग तरीके से बिजनेस में पैसा आता है और उसके बाद वो पैसा चला भी जाता है। बोलो हाँ। यही काम सरकार भी करती है। सरकार के पास भी हर साल पैसा आता है। सरकार के पास टैक्स का पैसा आता है, सरकार के पास डिसइन्वेस्टमेंट का पैसा आता है, सरकार के फीस और फाइन का पैसा आता है, जुर्माने का आता है। सरकार उधार लेकर पैसा लाती है। तो यह व्यक्ति हो सकता है, कोई बिजनेसमैन हो सकता है, कोई सरकार, हर कोई यही काम करता है सर कि वो पैसा लेकर आता है पहले और फिर उस पैसे को खर्च करता है। ये जो पैसा है मेरा, इसे हम बोलते हैं रिसोर्स। बहुत ध्यान से समझना, इस पैसे को हम बोलते हैं रिसोर्स, यानी इसे बोलते हैं संसाधन। अब एक बात सोच के बताना, हर फैमिली, हर बिजनेसमैन, हर गवर्नमेंट क्या चाहती है कि अपने संसाधन, अपने पैसे को सही से इस्तेमाल करे, बेहतर तरीके से इस्तेमाल करे। हम इसके लिए ऑप्शन को चुने जो बेहतर होना चाहिए। यानी अगर मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हो तो हर इंसान क्या चाहता है? बेहतर से बेहतर ऑप्शन का सिलेक्शन करना। तो अब हमारे पास यह सवाल है कि सर, दुनिया में कोई भी ऐसा हो, चाहे दुनिया का सबसे अमीर इंसान एलॉन मस्क हो या दुनिया का सबसे गरीब जिसके पास रोटी खाने के भी पैसे नहीं है, कोई अमेरिका जितना ताकतवर देश हो तो कोई बांग्लादेश या नेपाल, भूटान जैसा गरीब देश, दुनिया के हर देश में, दुनिया के हर इंसान, हर बिजनेसमैन के पास संसाधन होते हैं जो कि लिमिटेड होते हैं। जितने भी होते हैं वो सीमित होते हैं। अब उसका इस्तेमाल हमें करना होता है। हम चाहते हैं इसको बेहतर तरीके से यूज करें और अपने प्रॉफिट को, अपने सेटिस्फेक्शन को ज्यादा करें। अब बताओ, ये काम अपनी लाइफ में करते हो या नहीं? आपके माता पिता करते हैं या नहीं? तो हर कोई इस काम को करता है। यही इकोनॉमिक्स कहलाती है। अगर मैं एक सिंगल वर्ड में कहूं कि इकोनॉमिक्स का क्या मतलब हुआ इस हिसाब से, तो मैं ये कह सकता हूं, देखो जरा, कि इकोनॉमिक्स का मतलब हुआ मेरे भाई, देखना ध्यान से, तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या हो सकती है? तो हम कहेंगे इकोनॉमिक्स का मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस। बहुत ध्यान से सुनना, क्या मतलब है इसका? मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस, यानी संसाधनों का प्रबंधन करना। जो भी आपके पास है उनका आपको प्रबंधन करना है, संसाधनों का प्रबंधन करना। या अब मैंने कहा ना, आपको रटना नहीं है। अब इसको दोबारा डिफाइन करें अगर हम दूसरे तरीके से, तो हम क्या कह सकते हैं? या इसको हम बोल सकते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हम ये भी कह सकते हैं संसाधनों का कुशलतम उपयोग। तो जो भाई संसाधन है हमारे, उनका हमें अच्छी तरह से उपयोग करना है। देश को, समाज को, परिवार को आगे बढ़ाना है। संसाधनों का कुशलतम उपयोग। या मैं इसी बात को ऐसे भी लिख सकता हूं, बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी जो पैसा हमारे पास है, जब हम उसको अलग अलग तरीके से डिवाइड करते हैं, एजुकेशन, हेल्थ, घर के लिए, जरूरतों के लिए, तो उनको बेटर तरीके से एलोकेट करना होगा। संसाधनों का बेहतर वितरण करना, संसाधनों का बेहतर वितरण करना, यानी उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, एलोकेट करना। या देखो, इसमें एक और बात हम कह सकते हैं सर यहां, कि बेसिक तौर पर यह भी हो सकता है कि इसका मतलब यह भी रखा जा सके कि जितने ऑप्शन हमारे पास है उनमें से सिलेक्शन या चॉइस करना, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो उसकी चॉइस ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेट, यानी सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना। सबसे उत्तम विकल्प जो है, सबसे बेहतर ऑप्शन जो है, उसका चयन करना। अगर इनमें से कोई भी एक वर्ड हमें दिया गया है तो हम ये मान सकते हैं कि वो किसको डिफाइन करता है? वो इकोनॉमिक्स को डिफाइन करता है। जो भी रिसोर्स आपके पास है, जितना भी पैसा आपके पास है, आप उसको मैनेज करते हो। जैसे कि एलॉन मस्क हैं, जब उनके पास पैसा होगा तो वो भी तो डिसीजन लेते होंगे ना कि कौन से बिजनेस, कौन से प्रोजेक्ट में पैसा लगाऊं जहां से मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिले।
हर काम हर प्रोजेक्ट में तो पैसा वो भी नहीं लगाते होंगे, तो जिस भी प्रोजेक्ट में लगाएंगे वो क्या करते हैं सर, वो चॉइस करते हैं, सबसे अच्छा ऑप्शन ढूंढते हैं। एक बिजनेसमैन का यही काम होता है। तो अब मैं इस तरह डिफाइन कर सकता हूं कि इकोनॉमिक्स क्या है भाई हमारी। तो आप कहेंगे सर इकोनॉमिक्स का मतलब है जो भी संसाधन है उसको सही तरीके से यूज करना, यूटिलाइज करना। अब देखिए भाई ध्यान से आगे, साथ साथ आप लिख भी सकते हैं, ऐसे ही हम लगभग हर क्लास में करेंगे। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप फुल नोट्स लें या फिर आप साथ में नोट्स प्रिपेयर करें। लेकिन जब सवाल ये आता है कि सर इकोनॉमिक्स का जन्म कैसे हुआ, इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ है और इकोनॉमिक्स का कोई एक फादर रहा। देखो यहां पर दो चीजें समझने की जरूरत है। अगर मैं इकोनॉमिक्स का जन्म की बात करूं, समझना भाई, देखो यहां पर एक नाम आता है जिनका नाम था कौटिल्य। ये जो कौटिल्य हैं या चाणक्य हैं या विष्णुगुप्त हैं, इन्हीं का नाम क्या है, इन्हीं को कौटिल्य भी कहते हैं, इन्हीं को चाणक्य भी कहते हैं। और इन्हीं का असली नाम क्या है भाई, तो ये विष्णुगुप्त है। बोलो हाँ, बोलो हाँ। अब आपने कहा सर यहां पर कि कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त कौन है ये, तो आप जानते हो इनकी किताब आई है। अब इनकी एक किताब है जिसका नाम था द अर्थशास्त्र। अगर आप हिंदी में पढ़ें या इंग्लिश में पढ़ें, इस किताब का नाम है अर्थशास्त्र। मैं फिर भी एक बार हिंदी में लिखता हूं, द अर्थशास्त्र। अब देखिए ये इनकी एक किताब है, बुक है द अर्थशास्त्र नाम की। क्लियर हुई बात? चलो अच्छा, अब ये किताब जो है, वैसे तो ये किताब जो है, याद रखना, दिस बुक रिलेट्स टू पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स या स्टेट क्राफ्ट। अब ये स्टेट क्राफ्ट क्या होता है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या होता है, इसे हिंदी में समझना। ये जो किताब लिखी गई लगभग 250 बीसी में, यह पुस्तक राजनीतिक आयाम यानी राजनीतिक चीजों से, राजनीतिक मुद्दों से या राजनीतिक शासन कला से, कि किस तरह से एक राजा को शासन करना चाहिए अपने समाज में, जो प्रजा है उसके ऊपर, राजनीतिक आयाम या शासन कला से संबंधित थी। यानी सर इस किताब का नाम अर्थशास्त्र था, लेकिन ये किताब इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई नहीं थी। याद रखना, ये किताब पॉलिटिकल चीजों से जुड़ी हुई किताब थी। और आप जानते हैं ये किताब किस समय लिखी गई है कौटिल्य के द्वारा। कौटिल्य किसके थे, तो याद करो चंद्रगुप्त मौर्य, आपने अपने नाम सुना होगा, ये उनके गुरु रहे, उनके समय में टिके रहे हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय की कहानी है, राजनीति पर इन्होंने एक किताब लिखी कि कैसे शासन करना चाहिए। तो आप कहेंगे सर इस किताब में तो इकोनॉमिक्स का कोई बात नहीं थी, लेकिन इस किताब से ही ओरिजिन हुआ है एक्चुअल में हमारे इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट का। क्यों? अब ये जो किताब है, देखो याद रखना, इस किताब का नाम है अर्थशास्त्र। और इस अर्थशास्त्र में अर्थ का मतलब, ये जो वर्ड है ना अर्थ, इसका मतलब है, इसका मीनिंग है धन या संपत्ति। यानी जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हर उस चीज की बात करते हैं सर जो धन या संपत्ति से होती है। मेरी बात ध्यान से समझना। तो याद रखो, इसमें अगर मैं पूछूं कि बताओ अर्थ क्या है, तो आप कहोगे सर अर्थ मींस मनी और वेल्थ। तो ये मनी या वेल्थ से जुड़ा अर्थ शब्द है। अब ये किताब लगभग 250 बीसी में आई थी, लेकिन इसके कुछ सालों के बाद एक व्यक्ति बने जिन्हें एडम स्मिथ कहा जाता है। तो सवाल ये पूछता है कई बार कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स या फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। कई बार फादर ऑफ इकोनॉमिक्स पूछेगा, तो कई बार फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स पूछेगा। तो मेरे भाई याद रखना, इन दोनों सवालों का एक ही आंसर है, अर्थशास्त्र का या आधुनिक अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्र या आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक। तो कौन है भाई वो नाम? तो याद रखना वो नाम है एडम स्मिथ का। ये बिल्कुल फैक्ट है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है यहां पर कि एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है जो इतनी बड़ी है इकोनॉमिक्स के मामले में, कि सबसे ज्यादा थ्योरीज चलती हैं जिनकी, उनका नाम एडम स्मिथ है। तो ये कहां से बिलोंग करते हैं एडम स्मिथ? तो ये बिलोंग करते हैं, याद रखो, स्कॉटलैंड कंट्री से। एक कंट्री है जिसका नाम है स्कॉटलैंड, और ये स्कॉटलैंड कहां पर आता है, तो ये आता है यूनाइटेड किंगडम के अंदर, यानी यूके के अंदर। और बेसिकली इसी को हम ब्रिटेन या ग्रेट ब्रिटेन भी कह देते हैं कई बार। अब ये जो एडम स्मिथ है, देखो याद रखो, इनकी किताब आई है, एक नहीं कई सारी किताबें इन्होंने लिखी हैं अपनी, और ये किताबें एग्जाम का पार्ट रही हैं, पूछी गई हैं इनकी किताबें। आप हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो। जैसे इनकी किताब है द वेल्थ ऑफ नेशन। अब ये किताब है द वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से, ये किताब इन्होंने ही लिखी है, ध्यान रखना। एक दूसरी किताब है इनकी द इनविजिबल हैंड। द इनविजिबल हैंड ये किताब है इनकी, और ये किताब भी एडम स्मिथ ने ही लिखी है, द इनविजिबल हैंड। ठीक है। और एक तीसरी किताब है द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स।
तो बस इतना याद करना, ये जो थ्योरी है द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स, ये किताब भी लिखी है एडम स्मिथ ने। तो अगर मैं आज की बात पूछूं कि बताओ इकोनॉमिक्स क्या होती है, तो आप कहेंगे सर इकोनॉमिक्स का मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं आपको। अरे भाई इससे भी कोई बेसिक हो सकता है क्या? बताओ कुलदीप, कि मैंने आपको ये बताया कौटिल्य ने सबसे पहले इस बारे में लिखा। सबसे पहले इकोनॉमिक्स का फादर जो माना गया वो एडम स्मिथ माने गए। इकोनॉमिक्स का मतलब है कि जो आपके पास है आप उसको मैनेज करते हो, अच्छी तरह से उपयोग करते हो। यही लाइफ का एक नियम है। हर कोई, आपको फैमिली से इनकम मिलती है, मान लीजिए पॉकेट मनी मिलती है, आप उस पॉकेट मनी से पूरे महीने को किस तरह मैनेज करते हो, यही तो इकोनॉमिक्स है हमारी। यही देश की सरकार बजट बना के करती है, यही एक बिजनेसमैन अपनी बैलेंस शीट में लेकर आता है चीजों को। हर काम यही से होता है शुरू। तो आपने कहा बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन थी कि कौटिल्य के द्वारा शुरुआत हुई और इकोनॉमिक्स का फादर माना गया एडम स्मिथ को। पॉइंट क्लियर होना चाहिए। देखिए, जब हम इसके आगे बढ़ते हैं कुछ और पॉइंट के बारे में एनालिसिस करेंगे, बिल्कुल बात होगी उसके बारे में। लेकिन मैं आपको यहां एक बात और समझा दूं कि सर हमारा देश जो है, अब यहां पर क्यों हम दो इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे हमारे एग्जाम में, हमारे सिलेबस के अंदर से दो इकोनॉमिक्स हैं। एक इकोनॉमिक्स का नाम है मेरे भाई माइक्रो। अभी मैं आपको इसका डिफरेंस समझाऊंगा, यानी कि आने वाले लेक्चर्स के अंदर, कि सर माइक्रो में क्या होता है और मैक्रो में क्या होता है। लेकिन अगर मैं आपसे छोटा सा एक पॉइंट पूछ लूं कि आप मुझे बताओ कि जनरली तौर पर जब मैं माइक्रो कहता हूं तो इसका मतलब किसी छोटी चीज के लिए होता है, छोटा या छोटी चीज के लिए होता है। और अगर मैं कह दूं कि कोई मैक्रो है तो इसका मतलब जनरली सेंस में सर बड़े के लिए होता है। इतना तो आप मानते हैं भाई कि माइक्रो छोटा होता है और मैक्रो बड़ा होता है। बात ध्यान से सुनना, बात क्लियर है यहां तक? तनु मेरे भाई, मैंने कहा ये नाम है, और जो नाम है वो एक्चुअल में क्या होगा कि वो हिंदी और इंग्लिश में सेम रहेगा। किसी इंसान का नाम, किसी किताब का नाम, वो कन्वर्ट थोड़ी हो सकता है। और इतना तो मुझे उम्मीद है कि आप भी कर पाओगे। तो आपने कहा सर छोटा या बड़ा कैसा होता है, देखो मैं आपको यहां समझा दूं कि जब हम बात करते हैं ना इकोनॉमिक्स के अंदर, जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि हमारे किसी एक इंसान की, किसी एक व्यक्ति की, मान लीजिए कोई मिस्टर ए है, मिस्टर ए की इनकम कितनी है। अगर मैं कहूं इसके बारे में एनालिसिस करना हो, एक छोटा सा पॉइंट है मेरा, तो आपने कहा मिस्टर ए यानी एक इंसान है, कोई एक इंसान के बारे में अगर मुझे पढ़ना हो, या मैं कहूं कि हमारी एक कंपनी है रिलायंस कंपनी, रिलायंस की का प्रॉफिट कितना है, रिलायंस का लाभ कितना है, तो आपने कहा सर रिलायंस क्या है, एक कंपनी है मेरी। तो कोई एक इंसान, कोई एक कंपनी के बारे में बात करूं तो ये छोटा माना जाएगा इकोनॉमिक्स में। लेकिन अगर यही बात मैं करूं, आपसे कहूं कि बताओ इंडिया का बजट या इंडिया की राष्ट्रीय आय, अब मैंने कहा इंडिया की राष्ट्रीय आय निकाली जाए, पूरे देश की 140 करोड़ लोगों की इंडिया की आय निकाली जाए तो क्या होगा। फिर आप कहोगे सर ये तो बड़ा हो गया क्योंकि इसमें पूरा इंडिया कवर हो रहा है हमारा। या फिर मैं बात करूं यहां पर कि हमारे पास दुनिया का कोई भी देश हो, यूएसए के बारे में बात करें, यूएसए का व्यापार कितना है, यूएसए का विदेशी व्यापार कितना है, तो आपने कहा यूएसए एक देश है, और जब कोई एक देश के बारे में होगा तब हम उसे मैक्रो का पार्ट मानेंगे। तो इसका जो डिफरेंशिएशन है, जो इसके अंदर अंतर है, वो मैं आगे कराने वाला हूं आपको। लेकिन एक सवाल आता है, तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि सर इकोनॉमिक्स में हमारी दो ब्रांचेस हैं। अगर मैं ये कह दूं आपसे कि बताओ फादर ऑफ माइक्रो, छोटी इकोनॉमिक्स का फादर कौन है, अगर हम कहें फादर ऑफ माइक्रो कौन है, तो ये नाम आपको याद होना चाहिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स का फादर हिंदी में कहते हैं व्यष्टि या सूक्ष्म। अभी थोड़ा सा मान के चलना है आपको, व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र का जनक। तो देखो एक नाम याद रखना, ये फैक्ट है, याद करना होगा आपको कौन सा वो व्यक्ति है। उन व्यक्ति का नाम है अल्फ्रेड मार्शल। जब भी आपसे सवाल पूछेगा तो आपको नाम किसका याद रखना है, मार्शल का याद रखना है, अल्फ्रेड मार्शल का। और ये कहां से है, तो ये ब्रिटेन से हैं। छोटी इकोनॉमिक्स के बारे में इन्हीं को मानते हैं हम लोग। और याद रखना इनकी एक किताब जो एग्जाम में पूछी जाती है, एक इनकी किताब भी याद रखनी है, उसका नाम है द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये किताब का नाम है जो कि लिखी है अल्फ्रेड मार्शल ने। अगर मैं कहूं बड़ी इकोनॉमिक्स जो है, यानी कि जिसको आपने मैक्रो का नाम दिया है, उसका फादर कौन है देखो, तो भाई याद रखो फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जब वो कहेगा आपसे, तब नाम चेंज हो जाएगा फिर से। तो हिंदी में आप इसे कहोगे समष्टि या व्यापक, बड़ी अर्थव्यवस्था जो होती है, समष्टि या व्यापक अर्थशास्त्र का जनक। तब आप क्या कहोगे, तब आप कहोगे कि सर इसके लिए किसको माना जाएगा, एक व्यक्ति जिनका पूरा नाम है जॉन माइनार्ड कीन्स, जिनको जेएम कीन्स बोलते हैं शॉर्ट में, लेकिन मैंने पूरा लिख दिया आपके फायदे के लिए, जॉन माइनार्ड कीन्स। और ये कहां से है, तो ये भी ब्रिटेन से है, याद रखना, क्योंकि अमूमन इंग्लैंड में ही सारी चीजें डेवलप हुई हैं, पूरी इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट हुआ। अब इन्होंने भी एक किताब लिखी है, बहुत सारी लिखी है वैसे, पर आपके लिए एक किताब ऐसी जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी।
ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये पूरा किताब का नाम है और ये किताब लिखी है किसने? जॉन माइनार्ड कीन्स ने। अब आपके एग्जाम में एक सवाल पूछा जाता है कि वो इंसान कौन सा था जिसने ये कहा था कि छोटे के लिए माइक्रो और बड़े के लिए मैक्रो होगा। एक बात ध्यान से सुन लो भाई, छोटे के लिए माइक्रो और बड़े के लिए मैक्रो, ये दोनों शब्द किसने दिए थे? मान लो अगर ये सवाल आता है तो याद रखना, माइक्रो एंड मैक्रो टर्म्स, माइक्रो एंड मैक्रो टर्म्स गिवन बाई, यानी माइक्रो व मैक्रो शब्दों की, माइक्रो व मैक्रो शब्दों का सर्वप्रथम उपयोग सबसे पहले किसने उपयोग किया था इस शब्द का कि माइक्रो मतलब छोटा और मैक्रो मतलब बड़ा? तो भाई याद रखना, इसका उपयोग किया गया सबसे पहले जिस व्यक्ति के द्वारा, उस व्यक्ति का नाम था रैगनर फ्रिश। उस व्यक्ति का नाम क्या था? रैगनर फ्रिश। और ये व्यक्ति कहां के थे? तो ये नॉर्वे के थे, जिन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि एक छोटा होगा जिसका मतलब माइक्रो होगा और एक बड़ा होगा जिसका मतलब मैक्रो होगा। देखो आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, ये सारा सिलेक्शन करने की जिम्मेदारी मेरी है। देखो एक बात हमेशा याद रखो, क्योंकि आप एक एस्पिरेंट हो, आप एक कैंडिडेट, एक स्टूडेंट हो, आपको ये नहीं पता क्योंकि सिलेबस में ये लिखा है इंडियन इकोनॉमी पढ़नी है। मान लीजिए कि मैं इंडियन इकोनॉमी की कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स जो है वो पहले आपको पढ़ा देता और उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि हमने पूरी इकोनॉमी को पढ़ लिया, और जब आप एग्जाम हॉल में जाते और एग्जाम के क्वेश्चंस को देखते तो आपको लगता है कि ये सवाल तो हमने पढ़ा ही नहीं था। फिर क्या होगा बताओ मुझे? आपको वो खुशी, वो मजा चाहिए जो यहां क्लास में आपको मिले, वो कहानियां सुनने में मजा आएगा जो क्लास में आपको खुश करें, या फिर वो खुशी चाहिए जो एग्जाम हॉल में आप बैठे हो और एग्जाम हॉल में जब क्वेश्चन पेपर को आप देखें, क्वेश्चंस को आप अपनी स्क्रीन पर देखें, तो उस स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखकर आपको जल्दी से लगे अरे ये तो मैंने पढ़ा हुआ था, इसका ये आंसर होगा, ये सवाल मैंने पढ़ा था, ये मेरा आंसर होगा। और उस समय आपके चेहरे पर जो खुशी होगी, जो स्माइल आपके चेहरे पर होगी, जो आपकी खुशी आपके सिलेक्शन के होने के बाद होगी, रिजल्ट आने के बाद होगी, आपको उस खुशी का अगर इंतजार है ना, तो फिर आपको वो चीजें करनी पड़ेंगी जो एग्जाम में आती हैं। आप उसका मत करिए कि भाई ये हमारे एग्जाम का होगा या नहीं, ये सिलेक्शन करना आपका काम नहीं है, ये मेरा काम, हमारी टीम का काम है कि हम आपको वो कंटेंट दें, कहां से ला कर दें, किस तरह डिलीवर करें कि वो आपके सिलेक्शन के लिए जिम्मेदार हो, आपके सिलेक्शन को दिला सके। क्योंकि आप अगर करोगे तो आप अच्छी अच्छी चीजें ढूंढ कर खराब कर दोगे। भाई सीधा सा लॉजिक सोचिए ना कि अगर किसी बच्चे को कहा जाए कि भाई आपको खुद दवाई ढूंढ सेलेक्ट करके खानी है, तो वो मीठी गोलियां ही खाएगा ना, वो कड़वी दवाई क्यों खाने लगा? उसे तो मीठी खाने में उस समय मजा आएगा, लेकिन उसे हालात या सेहत उसकी सुधरेगी नहीं ना। सुधरेगी तब जब वो दवाई खाए जो काम की हो, चाहे वो कड़वी ही क्यों ना हो। इसलिए याद रखना, तो जब माइक्रो और मैक्रो शब्दों का इस्तेमाल आता है तब नाम रैगनर फ्रिश का आता है। मेरे भाई ध्यान से सुनना। अब एक सवाल ये आता है यहां पर कि सर ये इकोनॉमिक्स वर्ड तो है और ये इकोनॉमिक्स वर्ड आया भी है। अब सवाल ये पूछ लेता है कई बार कि जो इकोनॉमिक्स शब्द है ये डिराइव कहां से किया गया, ये लाया कहां से गया था? तो मेरे भाई बात सुन लो ध्यान से। बिल्कुल होगा भाई यहां से। और अब आपकी क्लास रेगुलर इसी टाइम पर चलने वाली है और रेगुलरली चलेंगी। अगर टाइम बदलेगा तो भी बता देंगे, अदरवाइज तो आपको इसी टाइम पर क्लास करनी है, आपका पूरा शेड्यूल आपको मिल जाएगा। अब मेरा सवाल यह है कि इकोनॉमिक्स वर्ड जो है वो कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है? जो इकोनॉमिक्स वर्ड है ये कहां से ड्राइव किया गया है? ये इकोनॉमिक्स वर्ड कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है? तो याद रखना इस वर्ड को लिया गया है फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। कई बार यह भी पूछा गया एग्जाम में। ये छोटी छोटी बातें आपको बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट दे रहा हूं मैं। ये कहां से ड्राइव किया गया है? तो आप कहोगे सर इसे ड्राइव किया गया ग्रीक लैंग्वेज से, यानी इकोनॉमिक्स। शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? यूनानी भाषा से। कहां से हुई है? यूनानी भाषा से। ये सब दिमाग में रखना है आपको। कल जब हम क्लास में आएंगे तो मैं पूछूंगा आपसे कि कौन सी लैंग्वेज से हुई? यूनानी भाषा। अब देखो क्या है, यूनान की भाषा में ना एक शब्द है जिसका मतलब है ओइकोनोमिया, या कई बार इसका मतलब है ओइकोनोमोज। ध्यान से सुनना, ये जो वर्ड है ओइकोनोमिया या ओइकोनोमोज, तो कई बार ये पूछ लेता है इस शब्द का, या इसका एक और शब्द है ओइकोनोमोस। ध्यान से सुनना। अब मैं आपको बताऊं कि इकोनॉमिक्स जो वर्ड आपका लिया गया यहां से, इस वर्ड में ओइको का मतलब होता है, ओइको का मीन्स है, ओइको का अर्थ है किसी का घर। ओइको बोलते हैं यूनान में घर को, यानी किसी का गृह या घर। और नोमिया का मतलब होता है ग्रीक भाषा में, नोमिया का मीन्स होता है मैनेजमेंट, उसके नियम, उसके कानून, उसका मैनेजमेंट यानी प्रबंधन। तो अगर मैं पूछूं कि बताओ एग्जाम में सवाल आता है कि इकोनॉमिक्स वर्ड या ओइकोनोमिया वर्ड जो है, इस ओइकोनोमिया का लिटरली मीनिंग क्या है? देखो लिटरली वर्ड का मतलब होता है शब्दों का मतलब। एग्जैक्टली शब्द का नाम क्या है? लिटरली मीनिंग ऑफ
इकोनॉमिक्स या ओइकोनॉमिया। तो जब वो ये सवाल करे इकोनॉमिक्स या ओइकोनॉमिया का लिटरली मीनिंग क्या बनेगा, यानी हिंदी में अगर मैं कहूं इकोनॉमिक्स या ओइकोनॉमिया का शाब्दिक अर्थ, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ बनेगा वो क्या बनेगा, देखो। अब एक वर्ड क्या है आपके पास, इसका वर्ड बनेगा एक वर्ड हाउस और एक मैनेजमेंट। इसका वर्ड हो गया हाउस होल्ड मैनेजमेंट। देख लो, दो शब्द मिलाकर एक वर्ड बना है जिसका मतलब है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। हिंदी में अगर मैं कहूं इसका मतलब है, तो एक हो गया गृह या गृहस्थ और दूसरा वर्ड है प्रबंधन। ये इसका एग्जैक्टली मीनिंग। अब मुझे बता दो आप कि हम यही तो पढ़ रहे हैं ना सर, कि हर एक फैमिली, हर एक बिजनेस, हर एक देश की सरकार और कंपनी अपने मैनेजमेंट करती है रिसोर्सेज का। यही हमारा इकोनॉमिक्स का पार्ट है। हम लाइफ में हर एक समय जब चॉइस कर रहे होते हैं कि हम अपने पैसे को कहां पर खर्च करें, तब हम इकोनॉमिक्स का यूज कर रहे होते हैं। बोलो आया ना, बताओ भाई, यहां तक की बात समझ में आ गई हो तो अगर मैं इसका एग्जैक्टली मीनिंग डिफाइन करना चाहूंगा तो क्या बनेगा सर, ये वर्ड बनेगा ओइकोनॉमिया या ओइकोनॉमोस, और यहीं से निकलेगा हाउस होल्ड मैनेजमेंट वाला शब्द। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। चलिए भाई, आपका नाम बिल्कुल लेंगे और बिल्कुल सुमित सिंह। बस जितना कहा जाए आपको उतना सीखना समझना है और आगे बढ़ने का प्रयास करना। अब मैं एक सवाल और करता हूं कि अगर ऐसा सब कुछ है सर, तो फिर एक बात यह और याद रखनी है हमें कि इकोनॉमिक्स का ओरिजिन क्यों हुआ था, हमारी दुनिया में इकोनॉमिक्स क्यों आई, आप मुझे सोच के बताइए। क्या वो कारण था कि हमें इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ती है, वो चॉइस करनी पड़ती है। फिर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, तो मेरे भाई इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति क्यों हुई है। इकोनॉमिक्स एमर्ज्ड ड्यू टू, अर्थशास्त्र की उत्पत्ति का कारण बताइए क्या है, क्यों ओरिजिन हुआ है अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक्स का, की उत्पत्ति का कारण। तो देखो, एक वर्ड याद रखना। अब मैंने आपसे क्या कहा, दुनिया में कोई कितना अमीर हो, हर किसी के पास एक चीज है कि उसके पास जो भी रिसोर्स है वो लिमिटेड होंगे। दुनिया में कोई नहीं जिसके पास अनलिमिटेड हो। लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे एंड अनलिमिटेड वांट्स होंगी। अर्थशास्त्र इसलिए आया है क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और अनलिमिटेड वांट्स हैं। हिंदी में अगर मैं कहूं कि संसाधन सीमित और इच्छाएं असीमित होंगी, सीमित संसाधन व असीमित इच्छाएं होंगी। या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, लैक या लैक ऑफ रिसोर्सेस और ऑल्टरनेट रिसोर्स आर अवेलेबल। संसाधनों की कमी होगी, हम इस बात को यह भी लिख सकते हैं, संसाधनों की कमी यानी लैक ऑफ रिसोर्सेज, या बोल सकते हैं संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग, यानी बहुत सारे उपयोग हो अगर एक संसाधन के, यानी इसको मैं इंग्लिश में अगर बोलूं तो इसको और थोड़ा बेहतर बना सकते हैं हम लाइन को, रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेट यूजेस, क्योंकि उसके बहुत सारे यूजेस हैं, ऑल्टरनेट यूजेस हैं, तो इसीलिए अगर आप उसका इस्तेमाल एक जगह करोगे तो दूसरी जगह छोड़ना पड़ेगा। तो संसाधनों के बहुत सारे उपयोग कर सकते हो आप, तो कहीं एक जगह सिलेक्शन करना पड़ेगा। संसाधनों की कमी है, संसाधन सीमित हैं, इस कारण से मुझे चॉइस करनी पड़ती है। अभी मैंने बहुत थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी है क्योंकि आज पहली ही क्लास है, लेकिन मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि जो भी हम पढ़ेंगे हम उसको बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे, समझेंगे। हमने 2-3 पॉइंट को समझा यहां पर, लेकिन अगर आपने कहा सर ये इकोनॉमिक्स का मतलब है, तो फिर अब मैं आपको थोड़े से सवाल कराता हूं और आप मुझे सवालों को पढ़कर बताना कि अगर ये सवाल एग्जाम में पूछ लिया जाए तो फिर हमारा आंसर क्या होगा। अगले 5 मिनट आप मुझे बताओ, ओइकोनॉमिया का अर्थ पूछा है हमसे अगर मान लें, तो क्या आंसर होगा। ओइकोनॉमिया क्या होगा, मैनेजमेंट ऑफ ए रीजन, मैनेजमेंट ऑफ ए बिजनेस, मैनेजमेंट ऑफ ए कम्युनिटी, या मैनेजमेंट ऑफ ए हाउस होल्ड। तो आपको क्या लग रहा है, वैसे वर्ड लग रहा है मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, क्योंकि इकोनॉमिक्स में बिजनेस के बारे में बात होती है, लेकिन आंसर है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, क्योंकि किसी घर का गृहस्थ प्रबंधन जो है, ये इसका एग्जैक्टली मीनिंग मैंने आपको बताया है, ये इसका एग्जैक्टली मीनिंग होगा। अगर आप इस सवाल को पढ़ेंगे और आंसर करेंगे तो आपको क्या लगता है कि अर्थशास्त्र में क्या शामिल होता है, बताएं जरा सोचकर।
अर्थशास्त्र में क्या शामिल होता है इनमें से, तो आपको मैंने एक बात बताई, सोचकर पढ़कर समझकर बताइएगा मुझे क्या, कि सर अगर हम अर्थशास्त्र के विषय में बात करें, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु की बात करें, तो हमने एक बात ये पढ़ी कि हमारी वांट्स जो है वो अनलिमिटेड होती हैं, ये ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा कि सर हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। देख लो, हमारे पास इच्छाएं चाहते असीमित हैं और संसाधन सीमित हैं। अगर ये दोनों ठीक है तो फिर मेरा आंसर होगा सी ऑप्शन, ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे सर मेरे। अब आप देख पाएंगे एग्जाम में किस किस तरह के सवाल एक्चुअली हमसे पूछ लिए जाते हैं। मेरा सवाल ये अगला कि अर्थशास्त्र में प्रारंभिक तौर पर किसका अध्ययन किया जाता है, यानी इकोनॉमिक्स जो है वो मेनली किसका अध्ययन करता है, किससे रिलेट होता है इकोनॉमिक्स जो है वो बताओ। किसी व्यक्ति से होगा, समाज से होगा, राष्ट्र से होगा या धन से होगा। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन तो सारे ही ठीक लग रहे हैं मुझे, क्योंकि व्यक्ति की बात भी हो गई, समाज की भी हो गई, देश की भी हो गई, लेकिन मुख्य तौर पर हम इसे मनी से मानते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में वो चीजें ली जाती हैं जिसका संबंध मनी से होता है। अर्थशास्त्र में हमें चयन की समस्या क्यों आती है बताओ, हमें क्यों चॉइस करनी पड़ती है इकोनॉमिक्स के अंदर, क्या रीजन है उसके पीछे, क्यों चयन करना पड़ता है। भाई टेक्निकल तो होगा ना, मजा भी आएगा, लेकिन मजा तब आएगा जब आप पहले कुछ चीजें सीख लोगे, समझ लोगे। आपको खुश करना कोई मकसद नहीं है भाई, एग्जाम के हिसाब से चलना है हमें। चलो भाई, चयन की समस्या, तो आपने कहा चयन इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हमारे संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग होंगे। अगर एक से ज्यादा उपयोग है तो आप उसका इस्तेमाल एक बार में एक जगह करोगे, और जब एक जगह करोगे तो बाकी ऑप्शन छोड़ने पड़ेंगे, आपको चॉइस करनी पड़ेगी। यानी इकोनॉमिक्स जो है वो सबसे मेनली किससे रिलेट करती बताओ, प्रमुख समस्या क्या है। समस्याएं तो बहुत हैं, समस्याएं बहुत हैं, लेकिन एक ऐसी समस्या जो सबसे इंपॉर्टेंट हो बताओ जरा, वो समस्या जो सबसे इंपॉर्टेंट हो वो कौन सी होगी। तो एक बात याद रखना, सबसे मेन प्रॉब्लम देखो, गरीबी, बेरोजगारी और सब कुछ है, लेकिन सबसे मेन मैंने आपको बताया कि सब, मान लो कि किसी देश में गरीबी नहीं है, किसी देश में बेरोजगारी नहीं है, तो फिर क्या वहां चॉइस नहीं होगी। तो आपने कहा दुनिया में चॉइस वो चीज है जो हर जगह होगी, चाहे बाकी कुछ हो या ना हो। चॉइस हर जगह होगी, चाहे बाकी कुछ हो या ना हो। पहली बार किस अर्थशास्त्री ने व्यष्टि और समष्टि यानी माइक्रो और मैक्रो शब्दों का प्रयोग किया था। अब देख रहे हो जरा ये सवाल कैसा है, ये आए हुए सवालों में से है कि किसने किया था व्यष्टि और समष्टि शब्द का उपयोग सबसे पहले। तो सबसे पहले जिस व्यक्ति ने करा उनका नाम था रैगनर फ्रिश। कौटिल्य का अर्थशास्त्र का संबंध किससे रहा है। भाई क्लास सुबह 9 बजे स्टार्ट हुई है और 9 बजे ही स्टार्ट होगी आपकी। आइएगा कल सुबह 9 बजे, फिर मिलेंगे शिवानी, रजनी, अंजलि, सौम्या, रजनीश, उदय। भाई चलो, क्या लगता है। तो सर ये उस समय की राजनीति पर लिखी हुई किताब थी। आपने बताया जो कौटिल्य की किताब थी वो राजनीति पर, कि कैसे शासन किया जाए, शासन व्यवस्था को संभाला जाए, उस बात को लिखी हुई ये किताब थी, जो बाद में फिर और इसके कंसेप्ट बन गए। लेकिन अगर इसी सवाल में मैं पूछ लूं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का जनक किसे माना जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे माना जाता है, बिल्कुल, तो आप कहोगे सर ये है अल्फ्रेड मार्शल। ये है अल्फ्रेड मार्शल, जिन्हें माइक्रो का फादर माना गया है, क्योंकि इसमें वो चीजें ली गई जो हम बात कर रहे हैं। चलो, अर्थशास्त्र की समस्या क्या है बताओ। आज का आखिरी सवाल है, और फिर मुझे आप बताना भाई कैसी लगी आपको आज की ये क्लास, मजा आया या नहीं, और कंसेप्ट आपके क्लियर हुए या नहीं। तो बताओ जल्दी से कि इकोनॉमिक्स के अंदर क्या समस्या बताइए। बिल्कुल आखिरी सवाल आज की क्लास का। तो आपने कहा सर दुर्लभ संसाधन मतलब कम संसाधन को इस तरह इस्तेमाल करना है कि हमारी असीमित, हमारी अनलिमिटेड इच्छाओं को ज्यादा से ज्यादा पूरा कर सकें हम, इसीलिए तो इकोनॉमिक्स का यूज करते हैं भाई। तो ये है आज की हमारी पहली क्लास, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसको मैंने नाम दिया। और मैं कल फिर इसी क्लास का सेकंड पार्ट यानी बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स का पार्ट 2 लेकर आऊंगा। उसमें थोड़ी सी और बात करेंगे आप लोगों के साथ, काफी कुछ सिखाना समझाना है आपको अभी, लेकिन जब ये सब कुछ कर लेंगे तो फिर आगे माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस भी जानेंगे, एक्चुअली कैसे डिवाइड किया जाएगा दोनों को, पूंजीवाद समाजवाद क्या होता है, भारत कैसी अर्थव्यवस्था है वो जानेंगे, और साथ में ये भी जानेंगे कि हमारे देश में कृषि में कितने लोग काम करते हैं और वो किस तरीके से हैं। यानी पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिलती चलेगी, बस आपको जुड़े बने रहना है, प्रयास लगातार करना है, और जो आपको समझाया बताया जा रहा है उसे सुनने का, अपने सवालों को अभी फिलहाल छोड़ दीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।